नमस्कार दोस्तों, आज है 5 मार्च और हम आज के लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। आज के लिए जो हमारे पास इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उनमें सबसे पहली न्यूज़ है एआई को लेकर। क्योंकि हुआ क्या है, अमेरिका में अमेरिका की सरकार और एक कंपनी है एंथ्रोपिक कंपनी। वो आमने-सामने हैं क्योंकि सरकार उससे कुछ ऐसा काम करवाना चाहती है एआई का उपयोग करके जो कंपनी नहीं करना चाहती है, उसे नैतिकता के खिलाफ बताया जा रहा है। और जैसे-जैसे एआई का यूज़ हर एक सेक्टर में बढ़ता जा रहा है, डिफेंस सेक्टर में भी इसका यूज़ होने वाला है। इसका यूज़ हो सकता है सर्विलांस के लिए, इसका यूज़ हो सकता है ऑटोमेटिक वेपन्स के लिए। तो यहाँ पर सरकार चाहती है कि कंपनी उसे इस तरह की सेवाएँ दे जो हो सकता है कि नैतिकता और मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो। और कंपनी मौलिक अधिकारों का हवाला देकर अपना नुकसान करवाकर इस तरह के जो सरकार की तरफ से जो माँग की जा रही है, उसका विरोध कर रही है। एक बड़ी घटना है क्योंकि जब भी कोई नई तकनीक आती है, तो उसको लेकर एक तो चर्चाएँ होती है, दूसरा उसका क्या प्रभाव होने वाला है लोगों के ऊपर, ह्यूमन्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। इन सभी चीज़ों को लेकर, एआई को लेकर बात हो रही है। और ये जो घटना है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ी-सी चर्चा इसके बारे में करेंगे, उसके बाद साथ में ही इससे जुड़ी हुई हम देखेंगे कि एक एआई समिट हुई थी, कहाँ पर हुई थी? यूके के अंदर। तो एआई समिट में क्या बात हुई थी? अलग-अलग देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे, कंपनियों के भी रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें शामिल हुए थे। तो उसके बारे में देखेंगे कि इस समिट में जो यूके में हुई थी, आप जानते हैं कि एआई को लेकर अभी 2-3 समिट हुई है, जैसे एक यूके में हुई है, एक साउथ कोरिया में हुई है और एक भारत में हुई है। अभी जो हाल ही में भारत में फरवरी में हुई थी, वो समिट हुई है। तो सबसे पहले जो यूके में हुई थी, वहाँ पर कुछ डिक्लेरेशंस किए गए थे, उन डिक्लेरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और उसको ये जो घटना हो रही है कि एंथ्रोपिक कंपनी और एंथ्रोपिक कंपनी के सामने जो सरकार है, दोनों आपस में उनका क्या विवाद है, क्या झगड़ा है, क्या असहमतियाँ हैं और एआई का यूज़ किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से किया जा सकता है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के साथ-साथ अब हम इन चीज़ों को देखेंगे। सारा जो झगड़ा है वो डिटेल में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एआई का लोगों के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे-जैसे युद्ध बढ़ रहा है, ईरान और इज़राइल के बीच में, वहाँ पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर युद्ध में उनके ऊपर हमले होने की संभावनाएँ हैं। हमने देखा था कि ज़ापोरिज़िया में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उस समय भी वहाँ पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, उनके ऊपर अटैक किए गए थे। और इसको लेकर जो जेनेवा कन्वेंशन है, जेनेवा कन्वेंशन 1949 का, और उसका एक प्रोटोकॉल है 1977 का, और उसका आर्टिकल है 56। तो वो क्या कहता है, सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ से जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सॉरी, न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर इस युद्ध का क्या प्रभाव हो सकता है, अगर हमला होगा तो उसका क्या दुष्प्रभाव होगा और उसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, और उसे रोकने के लिए कौन से अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं। हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को देखें तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सभी ने, ख़ास तौर पर जो बड़े देश हैं, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश हैं, उन्होंने रूल्स को पीछे छोड़कर इस तरह के हमले किए हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, वहाँ पर फिर अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून कायदों की तो फिर बात ही नहीं की जा सकती। तो इस तरह से जिसके पास ताकत है उसका रूल चल रहा है। जंगल राज जैसे हम कहते हैं कि छोटी मछली को खा जाती है, तो इस तरह से जो हमारा जंगल का रूल है, जैसे हम देखते हैं कि बड़े जानवर छोटे जानवरों को शिकार बनाते हैं, खा जाते हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था फिलहाल हो गई है और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता है और काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है। फिर हम देखेंगे भारत और ईरान के बीच में जो रिश्ते हैं, वो कैसे इस युद्ध के बाद प्रभावित हुए हैं। भारत इस युद्ध में किसका पक्ष ले रहा है। ईरान हमारा ऐतिहासिक मित्र रहा है, ऐतिहासिक दोस्त रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आवर दोस्ती इज़ एज़ ओल्ड एज़ हिस्ट्री। तो हम देखेंगे कि हमारे दोस्त के साथ, या कहें कि इज़राइल भी दूसरी तरफ हमारा दोस्त है, इज़राइल से भी हमारे अच्छे संबंध हैं। तो इस युद्ध में भारत का क्या स्टैंड है, भारत का क्या पक्ष है, भारत ने अभी तक क्या-क्या बातें कही हैं, और ईरान को लेकर भारत का क्या रुख है, यहाँ पर इस आर्टिकल में समझने की कोशिश करेंगे। फिर ऑयल के प्राइसेस को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो भाव बढ़ रहे हैं उनको लेकर, और उसका जो ऑयल इंपोर्टर कंट्रीज़ हैं, भारत जैसी जो कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन नहीं है, जहाँ पर ऑयल के रिज़र्व्स नहीं है, सारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर है। और इंपोर्ट अगर बढ़ता है, इंपोर्ट का बिल अगर बढ़ता है, तो भारत का जो करंट अकाउंट डेफ़िसिट है, वो ज़रूर बढ़ेगा। तो करंट अकाउंट डेफ़िसिट में भारत को कितना नुकसान होगा, और साथ में इससे जोड़कर हम रिवीजन में आज बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफ़िसिट वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे।
नीलगिरी तहर के लिए एक कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है और ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। उसके बारे में देखेंगे, फिर हम देखेंगे मेगा मास्टर के बारे में क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा तकनीकी चीज़ें हमें इसके बारे में भी नहीं पढ़नी है। कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है किसी स्टेटमेंट में आपको परेशान करें, उनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सारी न्यूज़ को, सारी ये चीज़ों को, सारे आर्टिकल्स को हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूज़ देखने वाले हैं। न्यूज़ के बाद हम देखेंगे मैपिंग सेक्शन में क्या है। मैपिंग सेक्शन में आज हम यूएई के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूएई, दुबई और जो आसपास की कंट्रीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। हम मैपिंग सेक्शन में पहले ईरान के बारे में देख चुके हैं, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के बारे में देख चुके हैं, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के बारे में देख चुके हैं। आज हम यूएई के बारे में देखेंगे और फिर हम रिवीजन में देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, क्योंकि एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल भी आ सकते हैं और चूँकि इसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर होता है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे और सबसे लास्ट में एमसीक्यू पढ़ेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि हम कितना सीख पाए हैं, कितना समझ पाए हैं। सबसे पहली न्यूज़ है एंथ्रोपिक को लेकर और उसके खिलाफ है सरकार। हुआ क्या था कि आप जानते हैं कि एआई के सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां काम करने के लिए आई हैं और उन्होंने अलग-अलग प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जैसे कि एक ओपन एआई कंपनी है जिसका एक हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। एक कंपनी है जैसे ये वाली जो कंपनी है एंथ्रोपिक, वो है, इसका एक क्लाउड नाम का एक प्रोडक्ट है और जैसे कि एलन मस्क की कंपनी है उसका ग्रोक है। तो ये सारे जो एआई टूल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे चैट जीपीटी से हम कुछ भी लिखवा सकते हैं, उससे एनालिसिस करवा सकते हैं। जैसे एक मनुष्य काम करता है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग सोचता है, समझता है, जैसे रिज़ल्ट देता है, वैसे ही वो ये सारे जो टूल्स हैं वो भी कर सकते हैं। और ये जो इसके सीईओ हैं अपना एंथ्रोपिक के, ये पहले ओपन एआई में काम करते थे, लेकिन बाद में ओपन एआई से इनके मतभेद हुए। किस चीज़ को लेकर मतभेद हुए कि एआई का ह्यूमन्स के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, साथ में ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों के ऊपर एआई का क्या प्रभाव रहेगा। और उस प्रभाव को लेकर ओपन एआई के जो सीईओ हैं, सैम ऑल्टमैन शायद उनका नाम है, तो उनके साथ इनके मतभेद हुए और मतभेद के बाद इन्होंने कंपनी छोड़ दी और उसके बाद एक नई कंपनी बनाई और इस कंपनी का नाम है एंथ्रोपिक और इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो है क्लाउड। अब ये जो क्लाउड है वो अमेरिका का जो रक्षा विभाग है वो यूज़ कर रहा था। सरकार और इनके बीच में लगभग 1700 करोड़ डॉलर का एक समझौता भी हुआ था। लेकिन अब सरकार चाहती है कि जो एआई टूल्स हैं उनका उपयोग ऑटोमेटिक वेपन्स के लिए और सर्विलांस के लिए किया जाए। और इसको लेकर ये जो कंपनी है और कंपनी के सीईओ हैं, इन्होंने असहमति जताई है और इस बात से नाराज़ होकर सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा और कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद क्या होगा कि 6 महीने के अंदर उसे रिप्लेस किया जाएगा। साथ ही इनकी कंपनी को सरकार की तरफ से सप्लाई चेन रिस्क घोषित कर दिया है। अब ये जो सप्लाई चेन, रक्षा विभाग ने, वहाँ के जो मतलब रक्षा मंत्रालय, उसने सप्लाई चेन रिस्क घोषित किया है। इसका मतलब है कि इस कंपनी को खतरा माना जा रहा है अमेरिका के लिए। और अक्सर इस तरह का जो टाइटल है, इस तरह का जो थप्पा लगाया जाता है सप्लाई चेन रिस्क का जिन कंपनियों के ऊपर, अभी तक विदेशी कंपनियों के ऊपर, ख़ास तौर पर उन देशों की कंपनियों के ऊपर जिनका अमेरिका के साथ झगड़ा है या सहमतियाँ हैं या प्रतिस्पर्धा है, उन कंपनियों के ऊपर लगाया जाता था, लेकिन अब अमेरिका की कंपनी के ऊपर भी लगाया गया है। एंथ्रोपिक जो कंपनी है वो कह रही थी कि सर्विलांस, एआई का यूज़ सर्विलांस के लिए और एआई का यूज़ ऑटोमेटिक वेपन्स के लिए अभी करना खतरनाक है। अभी तकनीक इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुई है कि इस तरह की चीज़ों में उसका यूज़ किया जा सके। अगर हम इस तरह का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले तो ये खतरनाक होगा, हो सकता है कि इसका मिसयूज़ हो। दूसरी चीज़ है कि लोगों के मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है। वहीं पर अब इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रद्द हुआ है। इसके बाद ओपन एआई के साथ सरकार ने कॉन्टैक्ट किया है। हालाँकि जो ये शर्तें रखना चाह रहे थे इस कॉन्ट्रैक्ट में, उन शर्तों को सरकार ने मान लिया है, लेकिन इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और लोगों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, सिद्धांतों की बात कर रहे हैं और मोरालिटी की बात कर रहे हैं। हालाँकि एआई का जब भी यूज़ होगा, एआई का जैसे हम भी देखते हैं कि जब भी एआई का यूज़ होता है या हम कहें जो हमारे लिए ख़तरा है, उसको देखते हुए कहें कि जब भी इसका मिसयूज़ होता है, तो मिसयूज़ में लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है, लोगों के ऊपर गैर कानूनी रूप से सर्विलांस रखा जा सकता है, लोगों के ऊपर लोगों को ट्रैक किया जा सकता है, उनकी जो पर्सनल लाइफ़ है उसमें दखल दिया जा सकता है और एआई का यूज़ जैसे मोबाइल को
हैक करने के लिए या मोबाइल से महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो पर्सनल जानकारियाँ उसको निकालने के लिए वगैरह वगैरह के लिए एआई का मिसयूज़ आराम से हो सकता है और इस तरह की घटनाएँ हमने देखी भी हैं। अभी जो ईरान और इज़राइल का युद्ध चल रहा है, उसमें भी एक खबर निकल कर ऐसी आई है कि जो खामेनेई हैं, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर, उनकी जो मौत हुई है, उनकी मौत के पीछे जो वहाँ के कैमरे हैं, उनको हैक करके जानकारी निकाली गई थी और उसके बाद हमला किया गया था। तो इस तरह की घटनाएँ जब अभी भी हो रही हैं, तो आगे भी हो सकती हैं और इसको लेकर ये चेतावनी दे रहे हैं। हालाँकि इनको सिर्फ़ अमेरिका के नागरिकों की सर्विलांस से समस्या है। अगर बाहर कहीं पर इस तरह का जो टूल है, उसको यूज़ किया जाता है, तो इन्हें उसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो सभी अपनी-अपनी सुविधा के हिसाब से स्टैंड ले रहे हैं और इन्होंने एक स्टैंड लिया है, अमेरिकी सरकार के खिलाफ जो स्टैंड लिया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाने वाला है, तो क्या होगा? जैसे हमने देखा कि जो पूर्ण स्वायत्त हथियार हैं और डोमेस्टिक सर्विलांस है, मतलब अमेरिका के अंदर अमेरिका के नागरिकों का जो सर्विलांस है, उसको लेकर इनकी असहमतियाँ थी। सरकार इसका उपयोग करना चाह रही थी। सरकार जो वहाँ पर क्लाउड में जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, उनमें छूट चाहती थी ताकि सुरक्षा के लिए, रक्षा के नाम पर उसका यूज़ किया जा सके और आप जानते हैं देश की सुरक्षा, रक्षा के नाम पर अक्सर कानूनों का उल्लंघन होता है, लोगों के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, ह्यूमन राइट्स का भी उल्लंघन हो जाता है। तो अब जब ये नई तकनीक आएगी, तो उसका यूज़ भी इस तरह से होगा और उसको लेकर दुनिया भर में बहस है, दुनिया भर में चर्चा है, लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके यूज़ और इसके मिसयूज़ दोनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान दोनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस ही कड़ी में इस तरह की समिट्स को आयोजित भी किया जा रहा है और ये जो समिट थी वो यूके में आयोजित हुई थी। वहाँ पर कुछ डिक्लेरेशंस हुए थे और उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या डिक्लेरेशंस हुए थे और इस तरह की समिट और इस तरह के समिट में जो सहमतियाँ बनती है वो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि एआई जो है वो दुनिया भर को प्रभावित करने वाला है। आपके घर से लेकर दुनिया के देश, जो बड़े-बड़े देश हैं, छोटे-छोटे देश भी हैं, सभी की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको प्रभावित कर सकता है, लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है और जैसे हमने देखा कि अभी ईरान में एआई का या कहें कि जो कैमरे हैं उनको हैक करके चेहरों की पहचान करके वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं और वहाँ पर हत्याएँ भी हो रही हैं, युद्ध में लोग मारे जा रहे हैं। ये जो खबर है, इसके साथ अगर हम एआई के रिस्क को, एआई के खतरों को जोड़कर देखें, तो जो खतरे हैं जिन्हें अभी तक हम सिर्फ़ कोशिश कर रहे थे कि उन्हें समझा जाए, लेकिन अब उनको हम यहाँ पर घटित होते हुए, उनको ज़मीन पर उतरते हुए, मूर्त रूप लेते हुए भी देख रहे हैं। एंथ्रोपिक ने इस तरह के जो सरकार का जो सरकार की जो रिक्वेस्ट है या कहें कि सरकार का जो ऑर्डर है कि जो क्लाउड इनका टूल है एंथ्रोपिक का, उससे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटाया जाए ताकि रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए उसका यूज़ किया जा सके। कंपनी सहमत नहीं है, कंपनी कह रही है, सीईओ कह रहे हैं कि भले ही आर्थिक नुकसान उठाएँगे लेकिन मौलिक अधिकारों का, लोगों का और नैतिकता का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। ओपन एआई ने फिर एक समझौता किया है, हालाँकि जो शर्तें एंथ्रोपिक उस कॉन्ट्रैक्ट में रखना चाह रही थी, वही शर्तें यहाँ पर भी रखी गई है, मतलब सर्विलांस नहीं होगा और ऑटोमेटिक वेपन्स में इसका भी यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ओपन एआई ने अब समझौता किया है, जो माँग एंथ्रोपिक कर रही थी, उन्हीं माँगों के साथ उसी तरह का एक समझौता हुआ है, लेकिन एंथ्रोपिक को अब इस समझौते से बाहर कर दिया है। यहाँ पर जैसे हमने बात की कि जो ब्लेचली पार्क घोषणा है, यहाँ पर जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को लेकर समिट हुई थी, उसमें उस समिट में दुनिया भर के देश, दुनिया भर के देशों के नेता, कंपनियों के सीईओ शामिल हुए थे और इन सभी बातों को लेकर चर्चाएँ हुई थी। तो एआई को यहाँ पर एक मानव के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए या कहें कि मानव के हमारे फ़ायदे के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के फ़ायदे के लिए, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें एजुकेशन में, तो आप इससे तुरंत जो काम आप पहले 4 घंटे में करते थे, आप शायद 4 मिनट में कर पाएँगे। तो इस तरह से हर सेक्टर में इसके फ़ायदे होने वाले हैं। यहाँ तक कि डिफेंस सेक्टर में जैसे हमने बात की, वहाँ पर भी इसका यूज़ हो सकता है, लेकिन कुछ नैतिकताएँ ज़रूरी है और इसे एक गंभीर खतरे के रूप में भी पहचाना गया है। तो एक तरफ फ़ायदे की चीज़ भी है, दूसरी तरफ गंभीर खतरा भी है। साथ ही में इससे जुड़े हुए साइबर सुरक्षा की चिंता, जैव प्रौद्योगिकी, दुष्प्रचार वगैरह-वगैरह, इनके खतरे भी यहाँ पर पहचाने गए हैं और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक फ्रेमवर्क, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ढाँचा, कोई संस्था या इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स तय किए जाने की बात चल रही है और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने की कोशिशें भी हो रही हैं। अब इसको लेकर भारत भी चाहता है कि कोई ढाँचा बने, भारत भी चाहता है कि कोई संस्था हो
हो। और भारत का स्टैंड है कि जो एआई है उसका यूज़ एक पॉजिटिव ढंग से किया जाए और उसके दुरुपयोग को रोका जाए। तो ये सारी चिंताएं, ये सारी कहानी है एआई को लेकर कि क्या एआई का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर लोगों के फंडामेंटल राइट्स को या ह्यूमन राइट्स को ख़त्म करने के लिए, उनका उल्लंघन करने के लिए किया जा सकता है या नहीं। तकनीकें आती हैं, तकनीकें आपको फ़ायदा भी पहुंचाएंगी, नुकसान भी करेंगी, उनका यूज़ भी हो सकता है, मिसयूज़ भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर डिपेंड करता है कि इसको यूज़ करने वाले, इसका उपयोग करने वाले लोग कैसे हैं। बाकी तकनीकें तो पहले भी आई हैं और आने वाले भविष्य में भी और नई-नई तकनीकें आने वाली ही हैं। अब दूसरी न्यूज़ है हमारे पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को लेकर। युद्ध चल रहा है और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर टारगेट करने को लेकर यहाँ पर चिंताएं जताई जा रही है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो हैं, चाहे वो एनरिचमेंट सेंटर हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, चाहे वो रिसर्च फैसिलिटीज़ हो, सभी के ऊपर खतरा हो सकता है अगर हमले किए जाते हैं। जैसे कि ज़ापोरिज़िया में किए गए थे 2022 में, रूस ने उसको अपने नियंत्रण में ले लिया था। उसके आसपास गोलीबारी भी हुई थी, बम भी फोड़े गए थे और दोनों देश एक दूसरे के ऊपर उस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने का आरोप लगाते हैं। अब हमला कोई भी करे, लेकिन उसका जो नुकसान है वो आम लोगों को चुकाना पड़ेगा। अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो वहाँ पर जान-माल की हानि निश्चित तौर पर होगी, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है, यहाँ तक कि सैकड़ों सालों तक उसका दुष्प्रभाव उस जगह पर रहने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर चिंताएँ जताई जा रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से जो रेडियो एक्टिव तरंगें हैं वो निकलती हैं, जो विकिरण होता है वो होता है और उसका लोगों की आने वाली जनरेशंस के ऊपर भी असर होता है। तो आने वाली पीढ़ियों को भी इस बात की सज़ा मिल सकती है इस युद्ध में, अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया जाता है तो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ़ोर्दो में नतांज़ में, इस्फ़हान में, बुशहर में और यहाँ तक कि और दूसरी खदानें भी हैं। तो यहाँ पर इनको टारगेट अगर किया जाता है, टारगेट करने के साथ-साथ अगर कोई बड़ा नुकसान होता है, तो हम कह सकते हैं कि लोगों के अस्तित्व को खतरा हो सकता है, लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है और आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका बुरा असर होगा। इज़राइल चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए। अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो इज़राइल के अस्तित्व को, इज़राइल के एक्जिस्टेंस को, इज़राइल की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। इज़राइल के आसपास जो ईरान समर्थित गुट हैं, ईरान समर्थित जो मिलिशिया हैं, उनको ईरान सपोर्ट करता है अभी। लेकिन अगर इस तरह का हथियार बना लिया जाता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसका ड्यूअल यूज़ है, आप एनर्जी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ईरान कहता है कि हम एनर्जी के लिए इसको डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। बॉम्ब बनाने के लिए, न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए भी जो यूरेनियम एनरिचमेंट किया जा रहा है उसका यूज़ हो सकता है। अब उसको लेकर ही ईरान के ऊपर हमला किया गया है। यूएस और इज़राइल नहीं चाहते कि आने वाले भविष्य में ईरान किसी भी प्रकार से इज़राइल के लिए खतरा बने। इज़राइल अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित है और ईरान भी अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित है, क्योंकि जिस तरह से जो शक्तिशाली देश है उनका रवैया रहा है पूरे विश्व भर में, उन्होंने मनमाने हमले किए हैं, लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है उनकी ज़िद के कारण। देशों की अर्थव्यवस्थाएँ बर्बाद हुई हैं, देशों की अर्थव्यवस्थाएँ ख़त्म हो गई हैं, यहाँ तक कि शहर के शहर बर्बाद हुए हैं। सांस्कृतिक जो हेरिटेज है वो बर्बाद हुई है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं लीबिया का, जैसे हम एग्ज़ाम्पल सीरिया का, इराक का, और ये देश हैं जो अमेरिका जैसे देशों की ज़िदों का शिकार हुए हैं और उसके कारण वहाँ के देश अभी तक उनकी अर्थव्यवस्था खड़ी नहीं हो पाई है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, वो गवर्नमेंट सिस्टम है, वो भी खड़ा नहीं हो पाया है और अर्थव्यवस्थाएँ भी अभी तक रेंग रही है। देशों में गृह युद्ध है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है और देश आतंकवाद के गढ़ बने हुए हैं। वैसे ही ईरान में भी यहाँ पर हमला हुआ है और उसमें पूरे हमले में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो खतरे में हैं। हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून है, जिनेवा कन्वेंशन 1949 में 4 कन्वेंशन हुए थे अलग-अलग चीज़ों को लेकर, और उसके बाद 1977 में एक एडिशनल प्रोटोकॉल आया था। उसका जो आर्टिकल है 56, वो कहता है कि भाई साहब युद्ध करेंगे लेकिन जो परमाणु फैसिलिटीज़ हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाना है, उनके ऊपर हमले नहीं करने हैं। तो ये कन्वेंशन तो है, लेकिन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी कानून हैं अभी तक तो उनका उल्लंघन हुआ है, उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई है। आगे होता है या नहीं, देखने वाली बात होगी, चिंताएँ जताई जा रही हैं। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को नुकसान होता है तो सीज़ियम 137, जो कि एक रेडियो एक्टिव
हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव विकिरण छोड़ता है, तो वो निकल सकता है। तो सीज़ियम 137 का यहाँ पर अगर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होता है तो वो एलिमेंट बीटा गामा रेडिएशंस छोड़ता है, जो कि नुकसान पहुंचाती है आपको, स्किन को, आपकी आंखों को, सारी चीज़ों को, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों तक को इसका नुकसान होता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्ग एक्सपोजर अगर बहुत ज़्यादा कोई इसके प्रभाव में, इसके संपर्क में रहता है, हाई डोज इसका होता है, तो लंग की डिसीज़ हो सकती है, आपको आँखों की समस्या हो सकती है, आपको दूसरी चीज़ें, यहाँ तक कि मौत तक की समस्या भी हो सकती है। स्किन की समस्या है, आँखों की समस्या है, लंग्स की समस्या है, और जैसे हमने बात की कि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर कहीं पर भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स निकलते हैं, रेडियो एक्टिव विकिरण होता है, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले तो साफ-सुथरे हाथ करने हैं, नहाना-धोना है, आँखों को धोना है, खाना-पीना कुछ नहीं है, वहाँ से, उस जगह से दूर जाना है। ये सारी चीज़ें करके हम इसके प्रभाव से कभी अगर इस तरह का खतरा होता है तो उससे बच सकते हैं। और खाना-पीना कुछ नहीं होता है इस तरह की सिचुएशन में, और बाकी वहाँ से अगर जितना कम संपर्क हो उतना ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा बाकी चीज़ें तो वही हैं कि इससे खाद्य सुरक्षा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। वहाँ की जो ज़मीन है उसको वो पॉल्यूटेड होगी, उसको खतरा है, और यहाँ तक कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उनके ऊपर हमले भी किए जा सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं आगे अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो हम इसके बारे में देखेंगे। और तो यहाँ से हमें एक तो ये जो लोकेशंस है, फोर्दो, नतांज़, इस्फ़हान, इनको याद रखना है। बुशहर को याद रख सकते हैं, सगंध को याद रख सकते हैं। फिर जो जिनेवा कन्वेंशन है 1949 का 1, 2, 3 और 4, इनके बारे में आपको याद रखना है कि युद्ध के दौरान भी कुछ नियम हो सकते हैं, उनका पालन करना है। यहाँ पर जो एडिशनल प्रोटोकॉल है 1977 का, कि जो परमाणु ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला नहीं करना है, नहीं करना है। हालाँकि जब शक्तिशाली देश होते हैं, उनके पास जब ताकत होती है, तो वे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन तो करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद हमारे पास न्यूज़ है ईरान और इंडिया के रिलेशंस को लेकर। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई मारे जा चुके हैं, उनके परिवार के लोगों की हत्याएँ भी हुई हैं। यहाँ तक कि स्कूलों पर भी हमले हुए हैं, कई बच्चियों के, मासूम बच्चों के मारे जाने की खबरें भी आई हैं, और अभी तक भारत की तरफ से इन सभी घटनाओं को लेकर कोई चिंता या कोई शोक नहीं जताया गया है। सरकार की तरफ से ऑफ़िशियली तरीके से, आधिकारिक रूप से इस तरह की कोई शोक या कहें कि इस तरह का कोई बयान नहीं आया है, और इसको लेकर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आखिर क्यों ईरान से भारत दूरी बना रहा है, ईरान का पक्ष नहीं ले रहा है, या ईरान के प्रति सहानुभूति भी नहीं जताया जा रहा है। जबकि पहले जब इस तरह की घटनाएँ हुई थी, जब अमेरिका ने पहले भी इस तरह की हत्याएँ की थी, तो वहाँ पर राजनीतिक हत्याएँ जो हुई थी, उनको लेकर भारत ने शोक जताया था, भारत ने अपना शोक संदेश दिया था, लेकिन इस बार इस तरह का कोई शोक संदेश सामने नहीं आया। अब उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि एक तो है इज़राइल फैक्टर। अब इज़राइल फैक्टर क्या है कि भारत और इज़राइल की दोस्ती बढ़ी है। दोनों देश एक-दूसरे के करीब आए हैं। दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र से लेकर एग्रीकल्चर तक कई तकनीकें एक्सचेंज की हैं, कई रणनीतिक समझौते हुए हैं, और इस युद्ध से 2 दिन पहले 25 और 26 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री इज़राइल में ही थे, और उसके बाद 2 दिन के बाद हमला हुआ था। तो यहाँ पर भारत और इज़राइल की करीबी को देखा जा रहा है, और इसके चलते कहा जा रहा है कि भारत ईरान से दूरी बना रहा है। एक तरफ देखें तो इज़राइल से दोस्ती है, दूसरी तरफ देखें तो ईरान से भी भारत की दोस्ती रही है। हालाँकि पिछले कई सालों से भारत और ईरान के बीच में कोई ख़ास संबंध नहीं है, ना व्यापारिक संबंध है, ना ही कूटनीतिक संबंध है, और भारत एक डिप्लोमैटिक, क्या कहें कि अपनी विदेश नीति में एक व्यावहारिकता अपना रहा है, एक यथार्थवाद को अपना रहा है, और इस तरह की सिचुएशन से बच रहा है जहाँ भारत को आर्थिक नुकसान हो। तो एक कंडीशन है, भारत का इज़राइल से संबंध, करीबियाँ बढ़ी है, और इसके लिए ईरान से दूरी बढ़ी है। कोई भी देश आधिकारिक तौर पर किसी भी देश को न तो दोस्त बताता है, न दुश्मन बताता है,
लेकिन अगर हम कुछ घटनाओं को देखें तो उनसे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच में दूरियां बढ़ रही है या दूरियां कम हो रही है। जैसे ईरान से हम देखें तो ईरान के ऊपर जब 2018-19 में सैंक्शन लगे थे, उसके बाद से भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, यहाँ तक कि सैंक्शन के दबाव के चलते चाबहार पोर्ट और फरजाद भी जो गैस फील्ड है वहाँ से भी भारत पीछे हटा है, भारत की कंपनियां वहाँ से पीछे हटी है और धीरे धीरे वहाँ से जो व्यापार है वो एकदम कम हो गया है। हालांकि ईरान हमें सस्ता तेल दे रहा था, सस्ता तेल ऑफर करता है, आज भी ऑफर करता है, लेकिन हम उसे नहीं खरीदते हैं क्योंकि सैंक्शंस हैं। और बुरे वक्त में ईरान ने भी हमारा साथ दिया है। हालांकि जब संबंध कमज़ोर थे 2020-21 के दौरान, 19-20-21 के दौरान, और अभी तक कमज़ोर ही हैं, इस दौरान ईरान की तरफ से भी भारत को असहज करने वाले बयान आए हैं कश्मीर को लेकर। एक समय था जब कश्मीर को लेकर ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का समर्थन किया था, लेकिन आज की तारीख में जो हमने देखा कि दिल्ली दंगे और अभी उसके साथ 370 हटाने को लेकर जो हमारे यहाँ बड़े डेवलपमेंट्स हुए, बड़े फैसले लिए गए, वहाँ पर ईरान ने भारत को असहज करने वाले कुछ बयान दिए थे। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर बयान दिए थे। तो भारत और ईरान के संबंध पिछले कुछ सालों से धीरे-धीरे खत्म हुए, कम हुए हैं और इज़राइल के साथ जो संबंध है वो बढ़े हैं और उसको लेकर दोनों देशों के बीच में दूरियां बढ़ी है। दूसरा, जो गल्फ रीजन है जहाँ पर सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, यूएई है, इन देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। हम यहाँ से अपनी ऊर्जा का लगभग 50% ऑयल, 55% ऑयल तक इम्पोर्ट करते हैं इन सभी देशों से और यहाँ पर लगभग 1 करोड़ भारतीय लोग रहते हैं। तो भारत के ऊपर ये भी दबाव है, भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। दूसरा, भारत को अपने लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है और भारत इन लोगों को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता है और इसके लिए फिलहाल ईरान से दूरी बनी हुई है। तो भारत अमेरिका के प्रतिबंधों को भी थोड़ा सा सतर्कता के साथ देख रहा है और एक व्यवहारिक भू राजनीति को अपनाते हुए भारत अभी इस पूरी घटना से तटस्थ बना हुआ है, दूर बना हुआ है। यहाँ तक कि ईरान से ज़्यादा दूर है, इजराइल से थोड़ा सा करीब है, लेकिन अभी ईरान से तो दूरी बना के रखी है। अब इसको लेकर भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो सकती है क्योंकि भारत जो कमज़ोर देश है उनके पक्षों में रहने वाला, उसके पक्ष के लिए खड़ा होने वाला, उसके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाले देश के रूप में भारत की छवि है। जब भारत आज़ाद हुआ था तब भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तहत हमने इस तरह के देशों का अलाइनमेंट बनाया था जो दोनों पक्षों में जाना नहीं चाहते थे, न तो अमेरिका के पक्ष में, नहीं सोवियत यूनियन के पक्ष में। वहाँ पर भारत ने तीसरे जो विश्व के देश हैं, मतलब जो देश आज़ाद हुए थे या कमज़ोर देश से थे, उनको साथ लेकर एक अलाइनमेंट, एक मूवमेंट बनाने की कोशिश की थी। इस तरह की छवि थी, लेकिन अब भारत को अमेरिका के पक्ष में झुके हुए देश होने का आरोप झेलना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ है, ये कंडीशन है। भारत ने व्यावहारिक भू राजनीति अपनाई है, अपने लोगों की सुरक्षा ज़रूरी है, सैंक्शन से भी बचना है, अर्थव्यवस्था को भी बचाना है और ऑयल का इम्पोर्ट भी करना है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर भारत थोड़ी-सी विदेश नीति के मामले में चैलेंजेस फेस कर रहा है, चुनौतियाँ फेस कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ऑयल इम्पोर्ट हो रहा है और युद्ध के चलते ऑयल का जो प्राइस बढ़ रहा है, उसके चलते भारत को अब ज़्यादा दाम देना पड़ेगा, मतलब इम्पोर्ट बिल ज़्यादा होगा, मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो और बढ़ जाएगा और भारत को नुकसान होगा और भारत को झेलना पड़ेगा घाटा, भारत को झेलना पड़ेगा नुकसान, डेफिसिट। भारत का अगर ऑयल इम्पोर्ट अगर हम देखें तो भारत में लगभग फिलहाल 19 से 20% के आसपास ऑयल रशिया से आता है और लगभग 50 से 55% ऑयल गल्फ कंट्रीज से आता है। कुछ ऑयल यूएसए से भी आता है। 5-6% यूएसए से अब आने लगा है, यूएसए और वेनेजुएला जैसी कंट्रीज से थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है। अब अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि भारत कहीं से भी इम्पोर्ट करे, भारत को इम्पोर्ट करना है, भारत को उसके लिए कीमत चुकानी है, लेकिन अगर गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ी है क्योंकि रूस से तेल खरीदना कम किया है और अब हम जो गल्फ कंट्रीज़ है वहाँ से तेल ज़्यादा ले रहे हैं, तो इस मामले में युद्ध के कारण अगर प्राइस बढ़ते हैं, पर बैरल अगर प्राइस बढ़ते हैं तो भारत को जो होने वाला नुकसान है वो भी बढ़ता है। कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, देखते हैं। तो जो संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का जो एनालिसिस करती हैं, उनके हिसाब से कहें तो तेल की कीमतों में 10% वृद्धि अगर होती है तो भारत की जो जीडीपी है, भारत की जीडीपी उसका आधा परसेंट,
0.4% हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाता है। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट, सीधी सी बात है कि ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी से अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो जीडीपी का 0.4% करंट अकाउंट डेफिसिट 10% ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से ही बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए भारत है, भारत में जितनी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं, जितनी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, तो यहाँ पर हमको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में अंतर। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ें हम बेचते हैं, ज़्यादा चीज़ें अगर हम बेच पाते हैं दुनिया में और उससे ज़्यादा पैसा, ज़्यादा डॉलर हम यहाँ से कमा पाते हैं और इंपोर्ट कम होता है तो हमें तो फ़ायदा होगा, सीधी सी बात है। अगर आप ज़्यादा चीज़ें बेच रहे हैं, ज़्यादा पैसा वहाँ से ले रहे हैं और इंपोर्ट के मुकाबले एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू में अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा होगा। लेकिन भारत के मामले में डेफिसिट है, भारत के मामले में फ़ायदा नहीं है। भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है और वैल्यू की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात नहीं है। तो इंपोर्ट वैल्यू भारत की ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो इसका मतलब है कि भारत के पास डेफिसिट है। अगर भारत 100 रुपए की चीज़ें एक्सपोर्ट करता है तो 120 रुपए की चीज़ें बुलवा लेता है, इंपोर्ट करवा लेता है और ऐसे में 20 रुपए का यहाँ पर डेफिसिट हो जाता है। तो यही है करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट के चलते भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान झेलना पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था में फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो वित्त वर्ष चल रहा है 25-26, उसके तिमाही तक जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारे जीडीपी का 0.3% है और अगर पर बैरल $10 की कीमत बढ़ती है तेल की तो भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $9 बिलियन बढ़ जाता है। तो ये नुकसान होने वाला है। हालांकि भारत में हम देख रहे थे कि जब 55 डॉलर पर बैरल के भाव थे तब भी ऑयल का प्राइस कम नहीं हुआ था और एक आर्टिकल में हमने देखा था कि कैसे सरकार और कैसे कंपनियां ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्राइस कम होता है उसका फ़ायदा जो कंज्यूमर है वहां तक पहुंचने नहीं देती है। लेकिन अब जो प्राइस है वो बढ़ गया है, उसका बहाना लेकर सरकारें भाव बढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर मूल्य को नियंत्रित किया जाता है, सब्सिडीज़ दी जाती है, तो यहाँ पर ऑयल के प्राइस को नियंत्रित किया जा सकता है और जहाँ तक उम्मीद है सरकार जो उपभोक्ता हैं उनके लिए ऑयल का प्राइस बढ़ने नहीं देगी क्योंकि अभी तक सरकार ने और कंपनियों ने इसका फ़ायदा कमाया है और अब समय है कि उसका थोड़ा-सा फ़ायदा जनता को भी मिले और भाव बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर उसको नियंत्रित किया जाए। तो देखना होगा कि सरकार क्या और कैसे फैसले ले रही है, क्या फैसले लेती है। बाकी जो चीज़ें हैं, हमारी जो निर्भरता है ऑयल के मामले में तो पश्चिम एशिया पर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दूसरी चीज़ों के मामले में उतनी ज़्यादा निर्भरता नहीं है, तो कॉर्पोरेट क्षेत्र पर, कॉर्पोरेट सेक्टर पर उतना ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। शिपिंग की लागत बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा की गई है और यहाँ पर अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होता है, यहाँ से ऑयल आना बंद होता है, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है, मान लीजिए यहाँ भारत से यहाँ पास में जाकर ऑयल ले आते थे, लेकिन अब हमें अफ्रीका के पास से घूमते हुए या तो वेनेजुएला या अमेरिका से तेल लेना पड़ेगा और हमारे लिए यहाँ पर समय भी ज़्यादा लगेगा और इसकी लागत भी ज़्यादा होगी। तो अगर केप ऑफ गुड होप, मान लीजिए ये भारत है, ये अरब पेनिनसुला है, ये अफ्रीका है और यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। भारत यहाँ से पास में जो कंट्रीज है वहाँ से तेल ले रहा था, अगर यहाँ के रास्ते बंद होते हैं, यहाँ से ऑयल सप्लाई बंद होती है तो मजबूरी में या तो वेनेजुएला से या अमेरिका से तेल लेना पड़ेगा या फिर दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ से लेना पड़ेगा और इसमें लंबा रास्ता है, समय ज़्यादा लगेगा, भाड़ा ज़्यादा लगेगा, साथ में जो प्रीमियम हैं और जो भी कंटेनर्स हैं, जो भी शिप्स हैं, जब बड़े माल की ढुलाई करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इस तरह का जो माल एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं तो उनका होता है मरीन इंश्योरेंस और उसके लिए, उस इंश्योरेंस के लिए आपको देना पड़ता है प्रीमियम और अगर खतरे बढ़ते हैं तो आपकी एक तो बीमा का जो प्रीमियम है वो भी बढ़ सकता है और बाकी ईंधन भी ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, भाड़ा ज़्यादा लगेगा। ये सारी चिंताएं यहाँ से खड़ी हो रही हैं। ठीक, भारत की जो अर्थव्यवस्था है फिलहाल ठीक चल रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी का अनुमान लगाया गया है 7.9%, लेकिन अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होता है तो 0.5% ये जो आंकड़ा है वो कम हो सकता है। मतलब हमारी जीडीपी को सीधा-सीधा हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से नुकसान होता है। इतना नुकसान हो सकता है हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? हम देख रहे हैं कि चालू खाता घाटा
करंट अकाउंट डेफिसिट को हिंदी में कहते हैं चालू खाता घाटा। और कब होता है? जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से ज़्यादा हो। आयात ज़्यादा, निर्यात कम, लिया ज़्यादा, बेचा कम, तो नुकसान ही होगा। वही नुकसान यहाँ पर देश के मामले में करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है। अब इससे क्या होगा? इससे एक तो भारत को नुकसान होता ही है, और फिर हम इस अंतर को, इस नुकसान की भरपाई के लिए कर्जे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत की छवि कमज़ोर होती है। अगर कर्जा सरकार के ऊपर बढ़ता है तो निवेश कमज़ोर होता है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज भारत की रेटिंग को कमज़ोर करती है, तो हमें फिर कर्जा मिलता तो है लेकिन उसके लिए ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ से करना पड़ता है। इसके बारे में डिटेल में और लास्ट में पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर देख लेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो है नीलगिरी तहर को लेकर। नीलगिरी तहर को लेकर एक संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में आपको नीलगिरी तहर याद रखनी है, इसका IUCN स्टेटस याद रखना है, ये रहेगा होमवर्क। साथ में ये जो है नीलगिरी तहर वो तमिलनाडु राज्य का राज्य पक्षी है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि पश्चिम घाट में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, और दूसरे राज्यों में कर्नाटक वगैरह, केरल में मिल जाएगा। तो ये पश्चिम घाट में मिलेगा, साथ में तमिलनाडु का राज्य पशु है। और ये जो कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है वो है कोयम्बटूर में। बाकी सारी चीज़ें तो कोई काम की है नहीं। फिर आता है मेगा मेजर। देखो होता क्या है, जब भी तारे बनते हैं या तारे खत्म हो रहे होते हैं उनका फ्यूल, उस समय थोड़ा सा ज़्यादा लाइट आ रहा होता है उस जगह से, और उसे कहा जाता है, जब बहुत ज़्यादा ये चमकदार इस तरह का जो घटना दिखाई देती है वो होती है मेगा मेजर। वहाँ से एक तो आता है रेडियो एक्टिव रेडियो तरंगे, एक्टिव नहीं, रेडियो तरंगे। एक तो आती है रेडियो तरंगे, दूसरी आती है माइक्रोवेव्स। तो माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगे यहाँ से आती हैं, और ये बनते हैं कब? जब दो आकाश गंगाएं एक दूसरे से टकरा रही होती है, धूल कण और गैस के कण आपस में टकराते हैं। आपस में टकराने से होता क्या है, यहाँ पर तारे के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि गैसेस कंप्रेस होती है तो वो एक फ्यूल की तरह काम करती हैं, और फिर तारों का निर्माण शुरू होता है। और तारों के निर्माण में ये जो पूरी घटना होती है, मेगा मेजर की घटना, उसमें इस तरह की वेव्स निकलती हैं, इस तरह की तरंगें निकलती हैं, और हम इन सिग्नल्स को, इन तरंगों को पकड़ कर देख सकते हैं कि अंतरिक्ष में क्या घटनाएं हो रही हैं, हमारे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, तारे के बनने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, भविष्य के अनुमान लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह। जो भी चीज़ें यहाँ से वैज्ञानिक हमारे समझते, जो हमें बताते हैं, वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। माइक्रोवेव और रेडियो वेव यहाँ से निकलती है। मेजर से ये जो, एक तो अगर छोटे पैमाने पर होगी तो मेजर, और अगर उससे लाखों गुना अधिक चमकीली चीज़ होगी तो मेगा मेजर। चीज़ नहीं है, कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर धूल और धुएं के जो कण हैं वो हैं, और तारे के बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो यहाँ से प्रकाश भी निकलता है, और यहाँ से, जैसे हमने कहा, दो आकाश गंगाओं के टकराते हैं तो तारों का निर्माण होता है, ब्लैक होल गतिविधियाँ भी होती है, और यहाँ से इंफ्रारेड एनर्जी भी रिलीज होती है। तो एक चीज़ याद रखना है, इंफ्रारेड एनर्जी रिलीज होती है, तारे बनते हैं, ब्लैक होल बनते हैं, साथ में रेडियो वेव और माइक्रोवेव और रेडियो वेव भी यहाँ से निकलती हैं। बाकी टेलीस्कोप जो है उनको, इन चीज़ों को यहाँ से डिटेक्ट करते हैं, और फिर उसका एनालिसिस करके जो इस क्षेत्र में काम करने वाले एक्सपर्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो समझकर हमें समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा जाना नहीं है, उतना ज़्यादा काम का है। हो सकता है कहीं पर सवाल बन जाए, इंपॉर्टेंट तो है। ठीक। मैपिंग सेक्शन में आज है हमारे पास दुबई। दुबई में सबसे पहले हम देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो इसकी लोकेशन है, ये है भारत, यहाँ पाकिस्तान, ईरान, और ये है गल्फ पेनिनसुला, और ये है पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ के किनारे पर यहाँ पर है हमारा UAE। सऊदी अरेबिया लगा हुआ है, कतर नहीं है। ज़मीन से इसकी जो सीमा है वो दोनों देश साझा नहीं करते हैं। इधर ओमान है, ये जो है ओमान का मेनलैंड, और यहाँ पर मुसन्नम पेनिनसुला है। ओमान का है मुसन्नम पेनिनसुला, यहाँ पर है। और ये जो है पूरा देश UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये है 7 एमिरेट्स। 7 हम कह सकते हैं कि 7 राज्य हैं जिन्होंने आपस में मिलकर एक देश बनाए हैं, जिनमें एक तो है अबू धाबी। अबू धाबी जो सिटी है वो राजधानी भी है। तो अबू धाबी, दुबई, शारजा, अबू धाबी, दुबई, शारजा। इसके अलावा फुजेरा, अजमन, उम्मल क्वैन और रसल खैमा,
ये है 7 यहाँ की जो एमिरेट्स हैं वो। इसके बाद हम देखें इसकी ज्योग्राफी तो इसके फिजिकल मैप पर देखने पे हमें पता चलेगा कि एक तो ये जो बड़ा इलाका है वो है रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान? रूब अल खाली रेगिस्तान या रूब अल खली रेगिस्तान, ये है रेगिस्तान। बाकी जो कोस्टल रीजन है यहाँ पर ज़्यादातर लोग बसे हुए हैं, ज़्यादातर शहर यहाँ पर हैं। फिर कुछ यहाँ पर पहाड़ भी हैं, छोटे हैं, जो ओमान से आते हुए यहाँ पर विस्तार हुआ है। साथ में जो वाटर बॉडीज लगती है उनमें यहाँ पर लगती है पर्शियन गल्फ और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सीधे तौर पर तो नहीं लगती, सीधे तौर पर तो ये ओमान का मुसन्नम पेनिसुला है, लेकिन फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में है। फिर हमने जो गल्फ कंट्रीज में यूएस के जो ठिकाने थे, सैन्य ठिकाने, उनके बारे में देखा था। जब हमने देखा था कि यहाँ पर दुबई एमिरेट्स में जेबल अली पोर्ट है, जेबल अली पोर्ट है यहाँ पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जेबल अली पोर्ट। और बाकी जो चीज़ें हैं, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर दुबई है। दुबई में ईरान की तरफ से हमले हुए हैं, ईरान ने ड्रोन हमले भी किए हैं, मिसाइल से भी हमले किए हैं। तो जो शहर अभी तक सबसे सुरक्षित माना जाता था, जो देश अभी तक सुरक्षित माना जाता था, उसकी इमेज यहाँ पर डैमेज हुई है। यूएई के बारे में हमें जो याद रखना है, 7 एमिरेट्स याद रखना है। पड़ोसी देशों में ओमान को याद रखना है, सऊदी को याद रखना है। वाटर बॉडीज में पर्शियन गल्फ, पास में ही हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट को याद रखना है। जो 7 एमिरेट्स हैं उनके नाम याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जाती है, तो ये जो चीज़ है वो ज़्यादा ज़रूरी है, इसको तो याद रखना ही है। जेबल अली पोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और बाकी और कुछ भी जब भी न्यूज़ में होगा, ये जो डेजर्ट है रूबल खाली, इसके बारे में आपको याद रखना है। रिवीजन में है आज हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि ऑयल के प्राइस को लेकर जो चर्चा हुई है उसमें हमने करेंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में पढ़ा है। अब करेंट अकाउंट के डेफिसिट के बारे में पढ़ा है, इसका मतलब है कि करेंट अकाउंट भी होता है। अब करेंट अकाउंट क्या होता है, कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में थोड़ा कंसेप्चुअल जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले समझिए कि ये है हमारा भारत देश। भारत यहाँ से दुनिया के दूसरे देशों में कुछ वस्तुएं बेचता है, कुछ चीज़ें बेचता है। मान लीजिए कार बेची, मोटरसाइकिल बेच दी, या ट्रैक्टर बेच दिया, या फिर गेहूं बेच दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, वस्तुएं होती है, साबुन, तेल, जो कुछ भी है वो जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो वस्तुएं हैं जिन्हें हम हाथ से छू सकते हैं, जिन्हें हम हाथ में टच कर सकते हैं, वो चीज़ें जो होती हैं वो वस्तुएं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते हैं, जैसे सेवाएं। तो कुछ सर्विसेज हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है, कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। साथ में लेन देन सिर्फ इनकी कीमत तक ही सीमित नहीं होता, मतलब सिर्फ आपने सर्विसेज दी और उसका पेमेंट आपको मिल गया, या फिर आपने दूसरे देशों से सर्विसेज ली और उसका पेमेंट कर दिया, वस्तुएं ली उसका पेमेंट कर दिया, या फिर वस्तुएं बेची और उसका पेमेंट ले लिया। इसके अलावा भी कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ये जो ट्रांजेक्शन है, जो कीमतें आप अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के बदले में लेते हैं और इंपोर्ट करने के बदले में चुकाते हैं। उसके अलावा आप कर्जा भी लेते हैं, कर्जे के अलावा रेमिटेंस भी आता है। अगर आपने कर्जा दिया है तो उसको भी वापस लेना है। अगर कर्जा दिया है तो ब्याज भी आपको मिलेगा, कर्जा लिया है तो ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। और आपको अगर हो सकता है कि विदेशों में कुछ सैलरीज भी बांटनी पड़े, कुछ गिफ्ट भी लोग देते हैं। ये जो सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जितना भी आपका आर्थिक ट्रांजैक्शन होता है दुनिया भर के देशों के साथ, उसे एक अकाउंट में लिख लिया जाता है और उसको फिर गुणा भाग करके देखा जाता है कि हमने ज़्यादा चीज़ें बाहर भेजी या ज़्यादा चीज़ें हमने ली। वैल्यू की बात चल रही है, वैल्यू में क्योंकि क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं वैल्यू की। तो ज़्यादा पैसा हमने देश से बाहर भेजा या ज़्यादा पैसा देश से के बाहर से हमारे लिए आया, मतलब देश में आया। तो भुगतान संतुलन किसी देश के और उस देश के साथ दुनिया के जो बाकी देश हैं उनके बीच में जितना भी आर्थिक लेन देन की बात हो रही है, आर्थिक लेन देन की बात हो रही है, सिर्फ मॉनिटरी लेन देन नहीं है, आर्थिक लेन देन है।
सिर्फ ऐसा नहीं है, दूसरी चीज़ें भी है, जैसे हमने बात की एक गिफ्ट है तो गिफ्ट को भी, कर्जा है तो कर्जा भी, ब्याज है तो ब्याज भी, रेमिटेंस है तो रेमिटेंस भी, पेमेंट्स है तो पेमेंट्स भी, ये सारी चीज़ें जो लेन-देन होते हैं वो यहाँ पर एक अकाउंट में लिख लिया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं इसको, ठीक। अब इसके जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट होते हैं दो कंपोनेंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, एक तो करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। दो कंपोनेंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसको दो तरीके से हम कैटेगरी में बांट लेते हैं, दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार आती हैं, वापस नहीं जाती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जाती हैं देश से बाहर, वापस नहीं आती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, अगर आपने लिया है तो चुकाना पड़ेगा और अगर आपने दिया है तो आपको वापस मिलेगा। थोड़ा-सा यहाँ पर समझना कॉम्प्लिकेट हो सकता है, एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक एम्प्लॉयी को काम पे रखा और उसको सैलरी दी, उसको उसकी तनख्वाह दी, उसको उसका मेहनताना दिया। तो ये जो पैसा है, वो पैसा आपको आपका जो एम्प्लॉयी है वो कभी वापस नहीं करेगा, ठीक? तो ये जो पैसा गया, इसका मतलब है गया। ऐसे ही अगर आप कहीं पर एम्प्लॉयी हैं, अगर आप कहीं पर काम करते हैं, तो जो सैलरी आपने ली है, उस सैलरी को आपको कभी वापस नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी से कर्जा लिया है, तो कर्जा आपको चुकाना पड़ेगा वापस, और अगर आपने किसी को कर्जा दिया है, तो वो कर्जा आपको वापस मिलेगा। तो इसके आधार पर यहाँ पर डिवाइड किया गया है सारे ट्रांज़ैक्शन को दो भागों में, और इन दो भागों में बाँटकर हम देखते हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को। एक तरफ है करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं, करंट अकाउंट। तो एक तरफ है करंट अकाउंट, दूसरी तरफ है कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? जितना भी मर्केंडाइज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है गुड्स का, और साथ में सर्विसेज का, क्योंकि अगर आपने कोई सामान बेचा, उसका जो पेमेंट आया आपको वापस नहीं देना है। अगर आपने कोई सामान खरीदा, उसका पेमेंट किया, तो वो जो पेमेंट है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। सर्विस का भी अगर इस तरह का ट्रांज़ैक्शन हुआ है और उसका पेमेंट हुआ है, तो वो भी आपको कभी वापस नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर आपको सर्विसेज पर और मर्केंडाइज़ एक्सपोर्ट, जो गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है और सर्विस का एक्सपोर्ट हुआ है, वो आएगा करंट अकाउंट डेफिसिट में, ठीक? साथ में अगर कहीं पर एम्प्लॉइज़ को अगर आपने पैसा दिया है, वो भी वापस नहीं आने वाला है। इन्वेस्टमेंट पर इनकम जो आई है, अगर आपने मान लीजिए कहीं पर इन्वेस्ट करके रखा है, यूएसए में कहीं पर इन्वेस्ट करके रखा है, और वहाँ से जो आपके लिए फ़ायदा, लाभ आपने कमाया है, जो आपको फ़ायदा हुआ है, वो भी आपको वापस नहीं करना है, वो तो पैसा आपका ही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आएगी। मतलब प्रॉफ़िट हो, इन्वेस्टमेंट हो या डिविडेंड हो, ये सारी चीज़ें आपको लौटानी नहीं पड़ती है। आपके ऊपर कर्ज़ा नहीं है, आपके ऊपर इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ये पैसा आपका था, आपको मिलेगा और आपको किसी को लौटाना नहीं है। और जो चीज़ें इस तरह से लौटानी नहीं होती हैं, उनको रखा जाता है करेंट अकाउंट्स में। साथ में गिफ्ट आया, ग्रांट आई और रेमिटेंस आया। गिफ्ट, ग्रांट और रेमिटेंस। गिफ्ट, ग्रांट और रेमिटेंस, वो भी आपको लौटाना नहीं है। गिफ्ट आपको अगर किसी ने दिया, मान लीजिए कोई रिश्तेदार है, जर्मनी में रहता है और आपको कोई गिफ्ट देता है, तो आपको वो लौटाना तो नहीं है। या फिर कोई व्यक्ति है, सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है और अपने परिवार को कुछ पैसा भेजता है, रेमिटेंस भेजता है, वो भी आपको लौटाना नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको एक बार मिलने के बाद लौटानी नहीं है, वो होती है करेंट अकाउंट में। लेकिन जो चीज़ें और जो ट्रांज़ैक्शन आपके देश में आए हैं और आपको लौटाने पड़ेंगे, या फिर आपने दूसरे देश में करके रखे हैं और आपको वापस मिलने वाले हैं, उनको रखते हैं कैपिटल अकाउंट में। जैसे कि इन्वेस्टमेंट, अगर एफडीआई आता है, तो एफडीआई जा भी सकता है, ठीक? एफडीआई हुआ, कर्जा हुआ, लोन हुआ, अगर आपने कहीं से मान लीजिए आईएमएफ से पैसा लेकर रखा है, देना पड़ेगा वापस। फिर जैसे बैंकिंग कैपिटल्स, यानी कि अगर एनआरआईज़ ने भारत के अकाउंट्स में पैसा जमा करके रखा है, तो जैसे बैंक में आप अपना पैसा जमा करते हैं, निकाल लेते हैं, वैसे यहाँ से भी पैसा आता है, जमा होता है और वापस भी चला जाता है। तो जो पैसा, जैसे इन्वेस्टमेंट का पैसा, अच्छा देखो, इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला डिविडेंड और जो दूसरे फ़ायदे हैं, वो आपके हैं करंट अकाउंट में। क्योंकि जो ट्रांज़ैक्शन अपना इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट आता है, वापस भी लिया जा सकता है। लेकिन जो डिविडेंड है, वो अगर आपको मिलेगा, तो आप उसको कभी वापस देने के लिए उसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर नहीं होगी। लोन कैपिटल अकाउंट में है, लेकिन लोन के अलावा जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, वो करंट अकाउंट में है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो चीज़ें आपको लौटानी नहीं हैं, वो रखी जाती है करंट अकाउंट में, और जो ट्रांज़ैक्शन आपको लौटाने हैं, वो रखे जाते हैं कैपिटल अकाउंट में।
फॉरेन इन्वेस्टमेंट है कैपिटल अकाउंट में, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला जो डिविडेंड है वो है करेंट अकाउंट में। लोन है कैपिटल में लेकिन इंटरेस्ट है करेंट में। बाकी जो बैंकिंग में पैसा जमा है वो तो कैपिटल में ही होगा क्योंकि वो वापस जा सकता है। जो चीज़ बेची उसका दाम आपने जो उसका जो लाभ कमाए वो आपको किसी को देना नहीं है, वो करंट में है। सर्विसेज का भी करंट में है। एम्प्लॉयज़ को जो पैसा दिया वो भी करंट में है। इन्वेस्टमेंट इनकम यानी डिविडेंड, तो ये भी करंट में ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। करंट अकाउंट को आप एक तरीके से और देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें विजिबल होती हैं, कुछ चीज़ें इनविजिबल होती हैं। जैसे हमने कहा कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीज़ें हैं विजिबल, जैसे कि गुड्स। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं इनविजिबल, जैसे सर्विसेज आप देख नहीं सकते हैं, उसका कोई मूर्त रूप नहीं है। फिर एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है या फिर डिविडेंड है, जो इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है वो, और गिफ्ट और ग्रांट और रेमिटेंस, ये जो चीज़ें हैं ये ट्रांजैक्शन आपके खाते में हो जाते हैं। और इस तरह का कोई अलग से गुड्स आपको दिखाई नहीं देगा। इन्वेस्टमेंट कोई गुड नहीं है। इन्वेस्टमेंट कोई वस्तु नहीं है। सॉरी, इंटरेस्ट जो है वो वस्तु नहीं है। डिविडेंड जो है वो वस्तु नहीं है। लेकिन अगर जूते, चप्पल, कपड़ा, कार, मोटरसाइकिल, बाइक, साबुन, शैम्पू, तेल, कुछ भी है, खाने पीने का सामान है, अगर प्रोसेस्ड फूड है, सारी चीज़ें जो हैं वो गुड है। मर्चेंडाइज जो गुड्स हैं, जो मूर्त हैं, वो अलग हैं। विजिबल अलग है, इनविजिबल अलग है, और विजिबल अलग है। ठीक, तो ये रहा बैलेंस ऑफ पेमेंट का खेल। बाकी जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो लिखी हुई है वो हम समझ चुके हैं, और इससे हमें पता चलेगा कि हमारे देश में कितनी चीज़ें बन रही हैं, कितनी चीज़ें बिक रही हैं, कितना पैसा हम कमा रहे हैं। अगर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है तो मतलब हमारा नुकसान ज़्यादा है, मतलब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। और अगर ये डेफिसिट बढ़ता है तो उसको पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से तो डॉलर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हो सकता है हमें कर्जा लेना पड़े, और अक्सर देखते हैं कि जिन देशों के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए जो पेमेंट है उसको करने के लिए पैसा जब नहीं होता है, विदेशी मुद्रा नहीं होती है, इम्पोर्ट करने के लिए जब देशों के पास पैसा नहीं होता है, तो IMF से यहाँ पर कर्जा लिया जाता है, या दूसरे देश भी इस तरह का पैसा, इस तरह की मदद कर देते हैं। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार बनाकर इसे बैलेंस करने की कोशिश करता है, वगैरह वगैरह। और भारत की जो स्थिति है या किसी भी देश की जो स्थिति है, जो व्यापार की स्थिति है, उसे देखकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसे रेटिंग भी देती है कि किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी ज़्यादा स्टेबल है, वगैरह वगैरह। सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने देख ली है। इसके बाद हम मैपिंग सेक्शन भी देख चुके हैं, रिवीजन भी कर चुके हैं, और अब हमारे पास जो लास्ट में है वो है MCQ। तो यहाँ से जो पहला सवाल बनता है वो है मेगा मेजर के बारे में। तो मेगा मेजर एक प्राकृतिक खगोलीय स्रोत है, ठीक है। खगोलीय स्रोत जो भी आकाश में आपको पृथ्वी के अलावा जो दिखाई दे प्राकृतिक चीज़ें, खगोलीय पिंड होंगे। प्राकृतिक भी हो सकते हैं, या फिर आपके जो सैटेलाइट्स हैं, ह्यूमन मैनमेड सैटेलाइट जो हैं, कृत्रिम सैटेलाइट जो हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं, वो भी है। तो ये रेडियो एक्टिव तरंगे उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो रेडियो तरंगे आपको यहाँ से मिलेगी। रेडियो एक्टिव नहीं, बार बार रेडियो एक्टिव आ रहा है, तो रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि मेजर दृश्य प्रकाश को प्रवर्धित करता है, जबकि लेजर माइक्रोवेव को प्रवर्धित करता है। प्रवर्धित यानी एम्प्लीफिकेशन या फिर एम्प्लीफाई करना। तो हम देखते हैं कि लेजर से लाइट निकलता है, विजिबल लाइट निकलता है। हम देखते हैं कि मतलब किसी भी रंग का होता है लेकिन विजिबल होता है। तो लेजर से लाइट एम्प्लीफाई होता है, और ये जो मेजर हैं यहाँ से निकलती हैं माइक्रोवेव और रेडियो वेव तरंगे। तो यहाँ पर उल्टी बात कही गई है और एक्सचेंज कर दिया दोनों को, तो ये वाला गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है मेगा मेजर सामान्य मेजर की तुलना में लाखों गुना अधिक चमकीले होते हैं। बात सही है, ज़्यादा चमकीले होते हैं। दूसरा सवाल है कि ब्लेचली पार्क घोषणा जो AI समिट हुई थी यूके में, वो उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जोखिम के प्रबंधन पर पहला वैश्विक समझौता है, ठीक है। इस तरह की घोषणा वहाँ पर हुई थी, पहली बार इस तरह का कोई सम्मेलन हुआ था। दूसरा है कि यह केवल सरकारों के भी सहयोग पर आधारित है, निजी कंपनियों में शामिल नहीं। देखो, जब भी इस तरह की कोई बात होगी, जब भी इस तरह का कोई समझौता होगा, जब भी इस तरह की कोई सहमति बनेगी, उसमें सभी लोग शामिल होंगे, सरकारें भी होंगी, निजी कंपनियां भी होंगी, क्योंकि जो कंपनियां हैं, कंपनियां ही या तो इसका मिसयूज़ कर सकती हैं, कंपनियां ही इसका मिसयूज़ रोक भी सकती हैं। तो जो हमारी फर्स्ट कहें या आखिरी कहें, दोनों की जो हमारी सुरक्षा पंक्ति है, जो हमारी डिफेंस वॉल है, वो निजी कंपनियां ही हैं। और जो इस क्षेत्र में काम कर रही है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जो डेवलपमेंट्स कर रही हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि इसका मिसयूज़ रोके, तो इनको शामिल करना पड़ेगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह घोषणा वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित करने की व्यवस्था भी करती है। तो अभी तक
मतलब इस तरह का कोई शिखर सम्मेलन या रेगुलर तौर पर इस तरह की कोई समिट हो, इस तरह का कोई व्यवस्था यहाँ पर हुई नहीं है। एक समिट हुई थी, एक बार हुई थी बस। तीसरा सवाल है चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो। जब आयात देश में आने वाली चीजें ज्यादा हो, निर्यात होने वाली चीजें कम हो, तो चालू खाता घाटा होगा। और इसमें चालू खाता घाटा में आप जानते हैं विजिबल चीजें जो मर्केंडाइज गुड्स हैं वो, साथ में इनविजिबल चीजें, और उसमें तीन चीजें, एक तो सर्विसेज, दूसरी चीज जो आपके सैलरी है, जो आपका प्रॉफिट पर मिलने वाला डिविडेंड है, जो आपके लाभ है वो, तीसरी चीज है ग्रांट, गिफ्ट और रेमिटेंस। ये सारी चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी। फिर राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार ने जितना पैसा टैक्स से कमाया, जितना खर्चा किया, मतलब सरकार का कुल कमाई और कुल खर्चा, कुल कमाई कुल खर्चा। राजकोषीय घाटे की जब बात आएगी उसमें कुल कुल जो कमाई है सरकार की उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर राजस्व घाटा भी कहा जा सकता है। तो राजस्व घाटे में सिर्फ राजस्व की जो इनकम है और राजस्व का जो खर्चा है उसको देखा जाता है, लेकिन जब राजकोषीय घाटे की बात की जाती है तो सरकार का कुल खर्चा कुल आय के बीच का अंतर होता है। सही बात है। फिर चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा मिलाकर ट्विन डेफिसिट कहलाते हैं। बात ठीक है। चौथा सवाल है नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राज्य पशु है। ठीक है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर का उद्देश्य केवल पर्यटन को नहीं, केवल पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं होता है। जो नीलगिरी तहर है उसका संरक्षण भी तो करना है, रिसर्च भी करनी है, एजुकेशनल एक्टिविटीज भी करनी है। ठीक। तीसरा है नीलगिरी तहर संरक्षण केंद्र कोयम्बटूर में स्थापित है। ठीक, कोयम्बटूर में है। पांचवा सवाल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिनेवा कन्वेंशन परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों को प्रतिबंधित करता है यदि उनसे खतरनाक शक्तियां निकल सकती हों। खतरनाक शक्तियां मतलब जो खतरनाक, जो बड़ी दुर्घटना हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। जापोरिजा परमाणु संयंत्र यूक्रेन में है। ठीक है। और परमाणु संयंत्रों को नुकसान से सीजियम 137 उत्सर्जित होता है। ठीक है। इसके बाद है छठा सवाल हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल यानी कि हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दूरस्थ आकाश गंगाओं में गैस के बादलों में पाया जाता है। ठीक बात है। आकाश गंगाओं की टक्कर तीव्र तारा निर्माण और ब्लैक होल गतिविधियों को प्रेरित करती है। ठीक है। दो आकाश गंगाएं अगर टकराती हैं तो गैसें और धूल कण आपस में टकराते हैं, कंप्रेस होते हैं और तारों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। उसी शुरुआती जो प्रकाश निकलती है उसको ही हम मेगा मेजर करते हैं। तो इसमें अध्ययन में धूल से ढके कणों का अध्ययन करने में मदद करता है। ठीक। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने 2018 के बाद से ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। ठीक है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। बिल्कुल रणनीतिक महत्व रखता है। चाबहार ही एकमात्र जगह है, एकमात्र बंदरगाह है, और ईरान ही एकमात्र ऐसा देश है जिससे होकर जमीनी रास्ते से हम अफगानिस्तान जा सकते हैं, मध्य एशिया जा सकते हैं, रूस तक भी जा सकते हैं और यूरोप तक भी जा सकते हैं। ठीक। खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। यह भी एक दबाव है कि जो खाड़ी देश है, ईरान को छोड़कर बाकी जो इधर पर्शियन गल्फ के पास जो देश हैं उनमें भारत के 1 करोड़ लोग रहते हैं और उनकी सुरक्षा भी भारत की जिम्मेदारी है, और उसको लेकर ही भारत एक व्यवहारिक रुख अपना रहा है। आठवां सवाल है तेल की कीमतों में वृद्धि भारत के चालू खाता घाटे को बढ़ा सकती है, क्योंकि भारत कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक देश है। जिन चीज़ों को हम आयात करते हैं, आयात के बदले हमें उसका पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करना पड़ेगा मतलब अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है तो हमारा घाटा तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल बात सही है। नौवां सवाल है परमाणु प्रतिष्ठानों पर सैन्य हमले वैश्विक पर्यावरणीय जोखिम पैदा कर सकते हैं। अगर प्रतिष्ठानों पर हमले होंगे तो पर्यावरणीय जोखिम होंगे। जो सॉइल पोल्यूशन है वो बढ़ेगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, रेडियो एक्टिव तरंगें निकलेंगी और सारा जो वहाँ का जो जनजीवन है वो प्रभावित होगा, क्योंकि रिएक्टर प्रयुक्त ईंधन पुल को नुकसान होने पर रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में फैल जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। 10वां और आखिरी सवाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक सुरक्षा मानकों को बनाए रखना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि महाशक्तियां रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए सुरक्षा और नैतिकता सीमाओं को, लोगों के अधिकारों को दरकिनार करते हुए एआई का या किसी भी तकनीक का यूज करना चाहती हैं, और दूसरे देशों पर अपनी बढ़त को कायम रखने के लिए इस तरह का उल्लंघन होता है। हम देखते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कठिन फैसले होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों का विस्थापन भी होता है, जंगल भी काटे जाते हैं, लोगों को नुकसान होता है, पर्यावरण को भी नुकसान हो सकता है, और सरकारें इस तरह का फैसला लेती हैं। और सरकारों की मजबूरी भी है, क्योंकि दूसरे देश आपके पर्यावरण की, दूसरे देश आपकी सुरक्षा की चिंता नहीं करने वाले, खास तौर पर आपके प्रतिद्वंदी देश। उनसे मुकाबला अगर करना है तो कहीं ना कहीं हमें बैलेंस लेकर चलना होगा, पर्यावरण में, लोगों के अधिकारों में, तकनीक में, देश की सुरक्षा में, और सभी चीज़ों में एक बैलेंस के साथ आगे बढ़ना होगा, एक व्यवहारिक रुख अपनाना होगा। भावनात्मक रुख से विदेश नीति, भावनात्मक रुख से इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं हो सकते हैं।
आखिरी सवाल था, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, यूएई के बारे में भी देख लिया है हमने, मेगा मेजर वगैरह वगैरह, और फिर हमने देखा एआई को लेकर क्या झगड़ा है, एंथ्रोपिक और वहाँ का जो डिफेंस सेक्रेटरीट है, डिफेंस मंत्रालय है, उसको लेकर। फिर जो ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन था उसके बारे में देख लिया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर क्या खतरा हो सकता है, उससे क्या खतरा हो सकता है वो भी देख लिया, जियोपॉलिटिक्स, ईरान और भारत के संबंध अभी किन चीज़ों से निर्धारित हो रहे हैं उसके बारे में भी देख लिया, ऑयल प्राइस का भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट पर क्या असर हो सकता है इसके बारे में भी देख लिया। जो यहाँ पर हमने आंकड़े देखे हैं, जैसे कि $10 पर बैरल अगर भाव बढ़ते हैं तो यहाँ पर $9 बिलियन का नुकसान हो सकता है। तो जो इस तरह के कोट्स होते हैं आप उनको थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके जो आंसर है उसको एनरिच कर सकते हैं, उसको उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, आपके एग्जाम्पल्स अच्छे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से करेंगे तो ठीक रहेगा। फिर नीलगिरी तहर और इसका IUCN स्टेटस हमने नहीं देखा है तो उसको आप होमवर्क समझ के थोड़ा सा देख सकते हैं। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट और रिवीजन वगैरह सारी चीज़ें और MCQ सभी कर लिया, न्यूज़ कर ली, मैपिंग भी कर ली, रिवीजन भी कर लिया और MCQ भी देख लिया। ठीक, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।